जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। कल के लेक्चर में क्या किया था, कल हमने ग्रेविटेशन को अच्छे से समझा था। भाई देखो, कल वाला लेक्चर था वो 9th क्लास से थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड था, क्योंकि हमने ज़्यादातर ग्रेविटी की बात की थी, ग्रेविटेशन की नॉर्मल बेसिक बात की थी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। लेकिन आज जो लेक्चर है, लेकिन हाँ, कल जो लेक्चर था उसमें भी हमने क्वेश्चन अच्छे किए थे। आज जो लेक्चर उसमें एक नया टर्म आएगा जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या पढ़ने वाले हम लोग? ग्रेविटेशनल फील्ड। बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। अच्छा, एक चीज़ और, आज का जो लेक्चर है वो 12th वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स कर भी रखे हैं क्वेश्चंस के। तो वो जो है चैप्टर, वो इससे बहुत क्या कहते हैं एनालॉजी में सिमिलर होगा। जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसे वहाँ पर कौन सी फील्ड है? वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे यहाँ पर आपकी कैसी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो आप एनालॉजी बनाते हुए चलना। जो 11th के हैं वो आप भले थोड़ा ना समझ पा रहे हो क्या बात हो रही है, जो ड्रॉप ईयर या फिर 12th क्लास के हैं वो भी लेक्चर्स देखते हैं तो उनको पता चल गया होगा क्या बात हो रही है। तो 11th वाले अच्छे से फोकस करना, क्योंकि 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th के बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे। इसके बाद इसके अंदर स्ट्रेंथ की हम लोग बात करेंगे ना, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की, ये सब बातें होंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करेंगे और ये किस में लगती है, मास वगैरह, ये सब बातें होंगी। ठीक है, किस मास के ऊपर रखती है। तो देखो, फील्ड क्या होती है? कोई ऐसी चीज़। अब फील्ड जो है, पहले तो एक कॉन्सेप्ट कैसा है, फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन हमें बना दिया है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है फील्ड का। अब देखो, ये जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट कैसे है भाई, आपको आसपास अपने कहीं फील्ड दिखती है क्या? नहीं, हम लोग मान लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई एक मास ऐसे रखा हो, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ लगेगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो मास है इसके ऊपर एक तरह की फोर्स लगेगी, मतलब इसको फील होगी खींचने के लिए। लेकिन यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो ये जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो कोई फील्ड है। ऐसा साइंटिस्टों ने बता दिया कि कोई फील्ड है जो अट्रैक्ट करती चीज़ों को। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फील्ड है, तो नाम कैसा रखा? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसको समझने के लिए आप ये सोच लो, ये एक हमारी दीवार है, इसके पीछे मास m रखा है, ये आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये बड़ा मास है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी बनाएगा और इसको ये वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आपका क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पर ये फोर्स फिर ऐसे लगेगी, फोर्स ऐसे लगेगी कि नहीं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर फिर फॉर्मूला बनेगा, फोर्स, ये फोर्स से अपने खींचेगा मास उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है जो होता है कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है और किस मास के ऊपर लग रही है। जैसे इस मास के ऊपर लग रही है तो आप इसको नीचे रख दोगे। ठीक है, अब ये जो मास है इसका एक नाम भी होता है टेस्ट मास, टेस्ट मास। ठीक है, इसको हम टेस्ट करने के लिए रखते हैं कि इलेक्ट्रिक वो आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, मुंह में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए तो आप वो ना करना, क्योंकि दोनों कभी सेम होते हैं ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो जो टेस्ट मास होता है उसको रखा जाता है यही पता करने के लिए कि आसपास आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं। जो टेस्ट मास है उसकी एक डिफिनीशन है कि उसको ऐसे दिखाया जाता है, लिमिट है ना, m10 to 0, मतलब जो मास है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बहुत छोटा मास है। अब वो बात अलग है, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो कैसा भी मास लेंगे, बड़ा भी मास ले सकते हैं, छोटा भी मास ले सकते हैं, वो अलग अलग है। लेकिन अभी हमको जो लेना है, कंसीडर करना है, वो टेस्ट मास है ना, समझने के लिए। तो ये चीज़ आप समझे, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा ये। अब कोई पूछ दे डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन सेम एज फोर्स। जहाँ आप फोर्स लगा रहे हो, जो डायरेक्शन होगी, जैसे फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वहीं पर होगी। आपको इतना समझ में आया? अब हम देख रहे हैं उसकी क्या, अब इसकी एक चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट मास के लिए कैसे होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ये समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ये देखो अच्छे से, इतना तो नोट ही किया होगा। यहाँ आप हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास, वो फॉर्मूला तो याद रखना, E=F/A, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m से। ठीक है, पॉइंट मास है आपका m, ये चीज़। ठीक है, तो इससे आप देखोगे नॉर्मल सा, मान लो यहाँ पर कोई बड़ा मास है m, ठीक है ना, ये अट्रैक्ट करेगा इसको, जिस वाले मास के ऊपर अपनी फील्ड लगाएगा, ये हमारा टेस्ट मास है या पॉइंट मास। ठीक है, तो क्या होगा, इनकी डिस्टेंस मान लो r है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इनकी डिस्टेंस कितनी है, r है, और ये क्या करेगा, फोर्स F से इसको खींचेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला होगा G m1 m2, यानी कि जो मास है अपॉन में डिस्टेंस r²। बिल्कुल, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है? ये कल वाले लेक्चर्स में हमने कल रखा है कि F = G m1 m2 अपॉन r², फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का।
अब हमने ये अभी बिल्कुल पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, होती है आपकी F/m, बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ नीचे वही मास होगा जो हमारा टेस्ट मास है, तो ये हमारा पॉइंट मास या टेस्ट मास है, तो आप यहाँ Fe निकालना है तो आप करोगे इक्वल टू आपका क्या होगा F/m, बस वैल्यू पुट कर दो, F की जगह Gm अपॉन देखना r² और नीचे m से m कट गया, आंसर आया Gm/r²। ये आया बिल्कुल, देखो ये चीज़ आई बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एक चीज़ देखो, हमने मास अपनी तरफ से लिया था, इसकी फील्ड एक्सपीरियंस कराने के लिए ये मास हमने अपनी तरफ से लिया था इसके ऊपर, ठीक है। अब ये पॉइंट मास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, ये पॉइंट मास हमने ये लिया है। अब इसकी वजह से ये हमारा टेस्ट मास, ये पॉइंट मास, इसकी वजह से जो हमारा टेस्ट मास है ये कुछ फील कर रहा है ना फील्ड, तो ये हमने अपने मन से इमेजिनरी लिया था, तो इसमें ये है जो वो है वो चला गया, जो इमेजिनरी लिया था वो चला गया और आंसर ये निकल के आया। तो किसी भी मास के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिफाइंड है Gm/r², ठीक है। वो दूसरे को ऊपर क्या लगाएगा ये डिफाइंड है। अब ये चीज़ अच्छे से आप लोगों को समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें एक चीज़ और देखो, ये चीज़ तो समझ में आई, इसमें एक चीज़ और देखो, जो E है उसको आप ऐसे नहीं लिखोगे माइनस का Gm/r²। अब तुम कहोगे माइनस क्यों लगाया, वहाँ पर तो नहीं लगाया था। थोड़ा लॉजिकल से सोचो, ये फोर्स यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर है, लेकिन ये जो हमारी ये आर का वेक्टर है तो उधर साइड है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डायरेक्शन का फर्क होगा, वही नेगेटिव हमने लगाया। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये तो आप नोट करोगे। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये मान लो ये हमारा रूम है, यहाँ पर आपका रखा हुआ है 50 kg का मास, ठीक है, 50 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है। 50 kg का नहीं, रख लेते हैं 10 kg का मास, ठीक है, 10 kg का। और इसमें जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो कितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही है, मास के ऊपर 50 न्यूटन की। तो आपसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नॉर्मल सा है F/m। अब इतने नॉर्मल सवाल आते नहीं है तो हमने नॉर्मल सा भी करा दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, E फोर्स है 50 अपॉन ये 10, तो आपका आ गया कितना, अच्छे से देखना 5 न्यूटन, 5 आएगा कट के, न्यूटन पर केजी नीचे मास है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें बतानी है, इसलिए हमने क्वेश्चन किया। आप देखोगे न्यूटन पर केजी आया, ठीक है। तो न्यूटन पर केजी, न्यूटन को आप क्या लिखते हो, सबको पता है, केजी मीटर पर क्या होता है आपका, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ लिखो 5 kg मीटर पर आपका क्या, सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में केजी से केजी गया, आया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारी क्या कहते हैं, ये हमारी जो, अब इसको देखो ई से दिखा रहे, लेकिन ये हमारी कौन सी फील्ड, जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसकी वैल्यू जो है, आपकी क्या होती है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आई है, इसकी यूनिट आपकी कौन सी आई है, अच्छे से देखो, इसकी यूनिट आई है एज सेम एक्सेलरेशन, आई कि नहीं। इसका डायमेंशन देख लो, फिर क्या होगा, Lt-2, और यहाँ आप 0 लगा लो, ये होगा, ठीक है। इतनी चीज़ तो अच्छे से आपको समझ में आई। अब इसके आगे कुछ हम और चीज़ें देखते हैं। अब देखेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कल भी पढ़ चुके हैं, तो आज इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें वही होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि आपके बहुत सारी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई हैं और आपसे पूछेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो जैसे ये P पॉइंट पे मास m1 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और मास m2 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो आपसे पूछेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर आपको P पॉइंट बताना, तो होगा EP। आपसे पूछा तो आप कहोगे E1 जोड़ देंगे, है ना, वेक्टर सम करना, और आपका E2 जोड़ देंगे, ये होगा सिंपल सा। ऐसे कहीं M3 भी आ जाए तो आप करोगे E3 जोड़ दोगे इसके लिए। तो ये तो लॉजिक है सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा आपका लॉजिक है, ऐसे जोड़ते चले जाओगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे समझोगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ये चीज़ समझ में आई ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये हमारा SC वर्मा का सवाल है, ठीक है। ये आपको मास दिए हुए हैं, ये M मास है, ये सारे वर्टिस पे रखें, ये M मास है और ये M मास है। हमारी जो ये है साइड, इसकी ये डिस्टेंस है A, और ये जो है आपका सीधा इसकी डिस्टेंस है H। तो इसके सेंटर में, सेंट्रॉइड में रखा हुआ है। वहाँ पर आपसे पूछा है हमको बताओ कौन सी ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक पॉइंट यहाँ पर Y है, इसमें पूछा है, एक एकदम सेंटर में पूछा है, ठीक। ये सेंटर यहाँ पर नहीं, ये थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा एक तो यहाँ पर बताओ हाइट H में, हाइट H है इसकी, ठीक है। तो इस पॉइंट में बताओ सेंट्रॉइड में, और आपका Y में बताओ, ये पूछा है। तो लॉजिक सिंपल सा लगाना है। पहले तो देखो
इस पॉइंट से ये वाला मास अपनी तरफ लगाएगा, इसको हम क्या नाम दे दें, ई, ठीक है। और ये लगाएगा अपनी तरफ, इसको भी नाम दे दें ई, और ये लगाएगा, इसको भी नाम दे दें ई। अब ऐसा क्यों दिया, आप इस पॉइंट पे देखना है, इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है, एक्स पॉइंट को। एम ई लगाएगा, तो ये जो नीचे वाला एम है ये भी ई क्यों लगा रहा है, क्योंकि भाई मास और डिस्टेंस सब कुछ तो सेम ही है, और ये भी आपका ई लगाएगा, ठीक है। तो अब ये एक्स पॉइंट पे हमको देखना है, इन्होंने पूछा है क्या होगी वैल्यू, ई नेट की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा है ई एक्स की वैल्यू बताओ, यानी कि ई एक्स यानी कि ई नेट क्या होगा। तो आप अच्छे से देखो, ये तो ई ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे आगे ज्वाइन कर दो तो ये कितना बनेगा, 30 डिग्री, ये टोटल 60 है तो कितना बनेगा 30 डिग्री, और ये भी 23 डिग्री, बिल्कुल। अब ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 120 ये बना, आराम से देखो ये 120 बना, ठीक है। इसका हाफ कर दोगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60, बिल्कुल। अब ये पूरा हटा दें, ये 60 हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना अच्छे से, इसके कंपोनेंट आएंगे ई के, यहाँ पर जो आएगा उसको आप कहोगे ई कॉस 60, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा उसका नाम दोगे ई कॉस 60, और जो हमारा ऐसे आता है कंपोनेंट उसका नाम क्या होता है, ई साइन 60, ठीक है। ई साइन आएगा 60, क्यों 60 एंगल है इसलिए, और यहाँ पर भी ई साइन 60। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, देखो आराम समझ में आ रहा है। हमने वेक्टर का वो लगाया है, लॉजिक लगाया है, कुछ इसमें कुछ नया नहीं। वेक्टर चैप्टर जो पढ़ के आए हैं उनको ये समझ में आया, जिन्हें नहीं समझ में आया वो वेक्टर हमारा टाइप करेंगे चैप्टर और उनको देख के आएंगे। या फिर यहाँ पर समझ लो कि जब ऐसे कोई होता है तो उसका कंपोनेंट निकालने पड़ता है। अगर कोई इंक्लाइंड एंगल पे होता है तो एक कंपोनेंट साइन में आता है, और जहाँ पर थीटा होता है वहाँ कॉस पे आता है। तो अब देखो यहाँ क्या है, ये दोनों आपस में बराबर कर दिए, स्ट्रेट और अपोजिट है तो बराबर हो गए। ये ई कॉस थीटा जुड़ के कितना हो गया 2e कॉस थीटा, और कॉस थीटा 60 डिग्री है, तो 2e और कॉस 60 डिग्री की हुई 1/2 वैल्यू कट गई, ई आ गई। अब आप देखोगे नीचे भी ई है ऊपर भी है। अब एक चीज़ अच्छे से देखो गौर से, ये वाली फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये आपकी कौन सी ग्रेविटेशनल फील्ड ना, ये ध्यान रखना। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए तो वो बहुत ना पढ़ाने में इलेक्ट्रिक फील्ड हो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है, तो आपको क्या सोचना है, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है ना, स्लिपिंग हो जाती है कभी कभार। तो ई और ई, ठीक है, आपकी कौन सी, अब देखो इसको डिनोट भी ई से किया है ना, बहुत सारी बुक में ई से किया, या फिर ज़्यादा होता तो वो लोग आई से कर देते हैं ना, ऐसे याद रहता है ग्रेविटेशनल। या फिर जी से आप पकड़ नहीं सकते हो, जी से कहीं नहीं नोटेशन किया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बराबर हो गई। तो यहाँ पर ई एक्स की वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि भाई इसमें टोटल हर तरफ से इलेक्ट्रिक आपकी वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 लग रही है, ठीक, बिल्कुल। अब इसके बाद देखो आपसे कहा है वाई में बताओ, ठीक है। तो भाई वाई पॉइंट यहाँ बना लो, वाई में एक लगेगी ई यहाँ पर और एक लगेगी ई यहाँ पर, बराबर, बिल्कुल। देखो तो दोनों कैंसिल हो गए। जो इसके पास होगी ग्रेविटेशनल फील्ड वो किसकी वजह से होगी, इस पॉइंट की वजह से, इस वाले मास की वजह से। इसको निकालना है आराम से। तो आप देखोगे इससे इस वाई पॉइंट से यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, ये एच है, और जो हमारी एच होती है परपेंडिकुलर हाइट वो कैसे निकलती है, आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल की होता है फॉर्मूला a√3/2। अब देखो ये भी ऑन द स्पॉट निकाल दें, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। ये भाई क्या, ये 60 है पूरा, ठीक है। तो आपका ये कितना होगा, ये आपका जो है ये कंपोनेंट, ये कितना होगा आपका ए कॉस 60 होगा, और ये आपका ऊपर कितना होगा साइन 60 होगा। तो यहाँ पर हमने साइन 60 तो लगाया है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो a√3/2 है। देखो सिंपल सा है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ क्या होगा a cos 60 और ऊपर में क्या होगा a sin 60। a sin 60 आप पहले रिमूव करा सकते हो, तो a sin 60 यानी कि a√3/2। तो यहाँ केवल ई वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप वैल्यू रख दो। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला होता है Gm जो मास है अपॉन r², वैल्यू रखना है Gm। r की जगह हमने रखा a√3, तो a का स्क्वायर और √3 का 3, और नीचे ये 2 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 4। ये आंसर आ गया सिंपल सा। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, बिल्कुल नहीं। ये पूरा नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाले से आप एक चीज़ समझ गए, इस वाले क्वेश्चन से एक चीज़ समझे कि अगर मान लो तीनों तरफ मास है या कहीं भी मास है सिमेट्री में, और बीच में पूछ ली जाए हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमेशा क्या होगी 0। ऐसे एक क्वेश्चन ये होता है स्क्वायर का, यहाँ रख दी गई, ठीक है। स्क्वायर का है, याद रखना सिमेट्री होनी जरूरी है, तो यहाँ भी आपकी क्या हो गई 0, ठीक है। आपकी क्या ईजी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपके ग्रेविटेशनल फील्ड। और ऐसे एक हमारा अगर इसका आ जाए सर्कल का या फिर रिंग का, तो इसमें भी हमेशा क्या होगी 0। अगर सेंटर में पूछिए, सेंटर का बताया मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा, बहुत बड़ा आया। आपसे कह दिया यहाँ मेरा मास दिया हुआ है m और यहाँ दिया हुआ है 4m और डिस्टेंस दी हुई है हमारी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है ऐसा पॉइंट बताओ,
ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर हमारी कौन सी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए। ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए, या फिर ये इस पॉइंट पे चलो जीरो हो जाएगी। तो आप बता दो ये m से कितनी दूरी पे है, m से बता दो कितनी दूरी पे, बस ना, दूसरे से अपने आप पता चल जाएगी। तो हमने मान लिया ये m से x दूरी पे है, तो ये दूसरी से कितनी दूरी पे होगी 9 - x में ना, इतना बताया। अब इसके ऑप्शन देखो क्या है, 2, 3, 3/2 है ना, और 5/2। अब आपको स्टॉप करके पहले तो ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, कर लिया होगा ना। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आपका, देखो एक चीज़ देख लो, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसका हम नाम दे दें E1, और 4m की वजह से होगी जिसका नाम दे देते हैं हम लोग E2। अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करे या फिर ना अपोजिट क्या होती है, अपने उससे दूरी तो रहती है, तो नॉर्मल सा है। अब देखो इसमें क्या है, टोटल जो होगी E1 + E2 का वेक्टर सम यहाँ पर 0 होगा, है ना, जिसको हम क्या कहेंगे इक्वल में EP के पॉइंट में उन्होंने कहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, है ना, तभी इस पॉइंट को हमको बताना है। यहाँ पर P पे 0 है और हमको इसको बताना है, तो इन दोनों को आप इक्वल में 0 रखोगे, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, जो हमारा E1 है वो इक्वल हो जाएगा -E2 के, ये वेक्टर फॉर्म है बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे दोनों के, चलो ये चीज़ तो होगी। अब हमने क्या किया, दोनों के मैग्नीट्यूड ले लिए, तो मैग्नीट्यूड तो E1 = E2 होंगे, उसमें माइनस प्लस का कोई खेल नहीं। अब केवल फॉर्मूला लगा दो, E1 के लिए क्या होगा mgm, अब क्या होगा gm, आगे r, डिस्टेंस कितनी x, तो x का स्क्वायर, डिस्टेंस है जितनी, देखो पॉइंट से जितनी डिस्टेंस वो रखना। अब यहाँ पर 9 - x रखेंगे, इक्वल g 4m, मास 4m है ना, ठीक है, और आपकी क्या हो गई 9 - x का होल स्क्वायर, ठीक, m से m कट गया, g से g कट गया, काम खत्म। अब इसको आगे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखोगे क्या होगा, ये जो आपका 4 है ये तो अपनी जगह रहेगा, 9 - x और नीचे x का होल स्क्वायर कर दो, है ना, और ये इक्वल आ गया 4 के। अब जब आप देखो अच्छे समझना, जब स्क्वायर हटाते हो, पहले तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, ये जो है 2 आएगी वैल्यू, लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगी। तो ये हमने अंडर रूट हटाया यहाँ से, तो ये क्या आ गई आपकी, ये हटाओगे तो आएगी +-2 वैल्यू, बिल्कुल। अब क्या करोगे आप, इसमें नॉर्मल से अब आप इसको एक बार प्लस लोगे, माइनस लोगे। वैसे यहाँ माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सोचोगे क्यों, ऐसा क्यों है, तो अभी बताएंगे। यहाँ माइनस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर लेके एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करना है इसको, केवल 9 - x/x, पहले प्लस वाली वैल्यू ले ली, ठीक है, तो ये वहाँ जाएगा 2x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ तो इतना समझ गया ना, ये साथ साथ नोट करते चलना है। अब यहाँ देखो क्या होगा, 9 - x = हुआ 2x, ये उधर गया तो हुआ 9 = 3x, और x की वैल्यू आपकी आ गई 3। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब एक वैल्यू क्या थी, -2 ना, जब अंडर रूट हटाया तो -2 आई थी, चलो वो भी लेके लेते हैं। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर 3 आ गया है। अब देखते हैं हम लोग -2 यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पर -2 क्यों नहीं लेंगे, ये देखना है। 9 - x/x = -2, ठीक है, इसको वहाँ भेजोगे, आपका 9 - x = हुआ -2, और ये वहाँ जाएगा -2x, ठीक है, ये वहाँ जाएगा, आपका हो जाएगा 9 = -x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 माइनस की। अब एक चीज़ देखो, माइनस का 9 वैल्यू आई है, ठीक है, माइनस के 9 की वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आप इसको मानोगे अपनी एक्स एक्सिस का पॉइंट, मान लो ये 0 पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मान लेते हैं, वैसे मानना नहीं है लेकिन मान लेते हैं, इतना चल सकता है। तो आप देखोगे यहाँ से जब आप पीछे जा रहे हो तभी तो -9 आएगा, भाई -9 मतलब पीछे चलना है डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस मान लिया तो इसके पीछे चलना है। लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये 4m का मास है, ठीक है, तो ये यहाँ तक अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जब आप इसके बहुत पास आ जाओगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, gm/r², मतलब ये जितना कम होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो ये आप जितना इससे दूर जाते जा रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है पॉइंट कि हमारी 0 दिए दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है 0 दिए दे रहा है, लेकिन और इधर चले जाओगे तब 0 कहाँ से हो जाएगा, बाहर तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए -9 जो है वो हमारा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो आप इतना नोट करो, इसके आगे देखते हैं। अब देखो हमको निकालनी है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। कल पता है, कल हम एक क्वेश्चन भी करने वाले थे, लेकिन फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि उसका जो थोड़ा सा आपका वो है, क्या कहते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल फील्ड से। कल हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, तो उसमें निकालना फोर्स ही था, लेकिन वो दूसरे तरीके से बड़ा लंबा था। ये तरीका आने के बाद वो फोर्स आप चुटकियों में निकालोगे, ठीक है। तो पहले ये तरीका देखते हैं। यहाँ मान लो ये हमको दिया गया, ये रिंग है, ठीक है, तो रिंग है तो भाई डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पॉइंट मास तो है नहीं। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोल्ड किसके लिए बात की थी, पॉइंट मास के लिए। अब ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है, ये जो रेडियस है r है, ठीक है, और इसका मास क्या है m,
तो भाई ये आर और में इतना अंतर नहीं है कि इसको हम क्या पॉइंट मास माने। तो इसके लिए क्या होता था, हम लोग ने किस में पढ़ के रखा है, रोटेशनल मोशन में कितनी बार हमने स्मॉल मास, डीएम मास, छोटा मास लिया है ना, बस यहाँ भी वही करना है। अब यहाँ करना क्या है, हमको इतनी डिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालना, यही है ना ग्रेविटेशनल फील्ड होल में, यही मेन हमारा मुद्दा यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा एंगल पे समझना, ये थीटा एंगल पे यहाँ से हमने डी थीटा, ये जो इतना सा पतला सा इसको डी थीटा, बहुत छोटा सा है, जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दिखने लगे, हमने डीएम मास ले लिया। अब ये जो है, ये जो इतनी चीज़ कटी है, देख रहे हो ना, ये दिख रहा है, ये इतना जो कटा है ऐसे, ये इसका कुछ तो मास होगा ना। ये पूरी रिंग में से हाफ रिंग है, इसका नाम है ना। अगर आपसे पूछें कि हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, तो हाफ रिंग के लिए, ये हाफ रिंग है, ठीक है। हाफ रिंग से आप डबल रिंग का भी निकाल सकते हो, वो आप कर बताओगे जब ये आला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डीएम मास मान लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो छोटी होगी, तो उसको हम लिखेंगे डीई। तो डीई की वैल्यू क्या हो गई, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। होता क्या था, जी मास जितना भी होता था ना, इसका फॉर्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था। तो जी एम और आर, तो हमने यहाँ पर आर ही लिया है, तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ऐसे आप क्या करोगे, ये डी लिया, ऐसे टोटल निकालना है हमको, तो हम करेंगे क्या, ई निकालना है टोटल, ठीक है, या फिर ई नेट, जो भी, इसको ई नेट बोल दे, चलो कोई बात नहीं। तो इसको आप कहोगे डी ई, छोटे छोटे डी ई को जोड़ दोगे, छोटे छोटे डी ई को जोड़ दोगे, और ये निकल आएगा। अब देखो इसमें कुछ है नहीं, छोटे छोटे बहुत डी ई हो सकते, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये तो समझ में आया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये देखो, अब हमको ये चीज़ ऐड करनी है, इसमें तो कोई भी नहीं है। अब ये देखो, अगर हमने यहाँ पर ऐसे थीटा, देखना अच्छे समझना, अगर हमने यहाँ पर एक थीटा में काटा है, तो इसके जस्ट सिमेट्री, ध्यान से देखना, इसके जस्ट सिमेट्री में हम लोग यहाँ भी तो काटेंगे, जस्ट सिमेट्री में। अगर यहाँ एक थीटा एंगल में काटा, तो यहाँ पर भी एक थीटा एंगल में कटेगा, बिल्कुल, उससे हम लेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखोगे, इनके कंपोनेंट निकलेंगे, यहाँ का जो कंपोनेंट होगा इस साइड का, उसको कहोगे डी कॉस थीटा, ठीक है। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखना, इसको कहोगे आप डी कॉस थीटा। अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, ऐसे अलग अलग काटेंगे, एंगल चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर डी कॉस थीटा, और इसके ऊपर जाएगा कंपोनेंट साइन वाला, उसको कहोगे डी साइन थीटा। और यहाँ पर भी आप कहोगे, इसका जाएगा, कहोगे डी साइन थीटा, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा, देखो इसके दो कंपोनेंट ऊपर जाएंगे, एक इसका, एक इसका, डी साइन थीटा, ये तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शंस में, ये तो कट जाएंगे, तो ये तो कट गए। अब आप देखोगे कि हमारा जो एक इसके लिए डी की जगह क्या बचा, डी साइन थीटा, समझ रहे हो ना। तो हमारा क्या बचा, डी साइन थीटा, अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पर आप केवल क्या लिख लोगे, डी साइन थीटा, इसको हटा देना है, ठीक है। ये केवल डी साइन थीटा लिख लोगे। यहाँ पर आपका आएगा ई नेट। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, डी साइन थीटा। देखो एक इसकी जगह, अच्छे समझना, एक इसकी जगह डी साइन थीटा आया है, तो डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये ऐसे ऐसे चलता चले जाएगा, मतलब समझे ना, डी साइन थीटा बचा। कोई यहाँ पर अभी देखो दिमाग में आ जाता, करते करते थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, यहाँ 2d साइन थीटा तो नहीं होगा, आपके मन में भी होगा, यहाँ भी नहीं कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जब पेपर में सॉल्व कर रहे होगे तो कंफ्यूजन आएगा। तो ऐसे सोचना, हमने एक इसके लिए एक डी साइन थीटा बचा, ठीक है, कॉस कॉस कट रहे, बच क्या रहा है, डी, तो एक डी की जगह डी साइन थीटा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से देखो, डी की जगह कॉस भी आता, साइन भी आता, लेकिन एक कॉस दूसरे कॉस को काट दे रहा, तो बच क्या रहा, बच रहा केवल साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा आया, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे से देखना, अब हम क्या करेंगे, इस डी साइन थीटा को टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कंटिन्यूअस मास में। तो ई नेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस चीज़ को, इतनी चीज़ें साइड में लिखते जाना है ना, तभी तो समझ में आएगा। आपके जो ई की वैल्यू हमने निकाली डी एम की, डी ई की, वो आई थी जी डी एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐड करना है केवल, ठीक, ये चीज़ ई नेट इक्वल हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, आपका डी ई साइन थीटा, छोटे छोटे डी ई साइन थीटा, ठीक है, डी ई साइन थीटा, बिल्कुल। अब डी ई की जगह क्या रखोगे, अच्छे समझना, डी ई की जगह रखोगे आप वो जो वहाँ वैल्यू रखी है, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका क्या है, देखो साइन थीटा रख दो। अब एक चीज़ फिर से दिमाग में आ गई, इंटीग्रेशन है तो लिमिट कहाँ से होगी, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पर एंगल होता है 0, और जब आप ऐसे पूरा घूम जाते हो तो यहाँ एंगल होता है पाई, तो लिमिट होगी लोअर 0 से ऊपर पाई तक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ फिर दिक्कत आ रही है, भाई यहाँ पर डीएम है और ये साइन थीटा है, इसको चेंज कैसे करें, यहाँ फिर से दिक्कत आ गई ना। अब जिसने रोटेशनल पढ़ा है उसको यहाँ दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप कॉन्सेप्ट जानते, देखो आज नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, हमने लैम्डा का कॉन्सेप्ट सीखा था, आप वो लगाना, आज नया कॉन्सेप्ट देखो। अब जिसको लैम्डा का कॉन्सेप्ट देखना है वो हमारे पुराने लेक्चर रोटेशनल मोशन देखे जाके ना, अभी ना इस लेक्चर के बाद जाना। तो देखो आपने पढ़ा मास अपॉन लेंथ, बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ पर मास कितना है बताओ, मास है हमारा यहाँ पर m टोटल मास, और हमारी लेंथ कितनी है टोटल, अच्छे से बताओ। अब बहुत बच्चे यहाँ r बता देंगे, लेंथ r है क्या, अच्छे से देखो लेंथ हमारी क्या है, सर्कमफेरेंस, वो भी हाफ, टोटल सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2 पाई r, तो हाफ कितना होता है पाई r, यहाँ पाई r लिख दो, ठीक है। अब एक चीज़ तुम लोगों ने पढ़ी होगी, जब हम कभी भी डिफरेंस देखते हैं, तो उसमें हम क्या कभी उसको यूनिट्स को देखते हैं, नहीं देखते, क्यों, क्योंकि डिफरेंस में यूनिट का मतलब ही नहीं रहता, जब भी कभी डिफरेंस देखो उसमें यूनिट का मतलब नहीं रहता। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ हम इसके लिए इस जो स्ट्रिप काटी थी, ये स्ट्रिप थी मेरी कितनी डी थीटा, और ये r डिस्टेंस थी, तो ये कितनी हुई हमारी r डी थीटा, और इसमें मास हमारा कितना है dm, तो dm मास है कितनी डिस्टेंस में r डी थीटा में, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं। अब कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे अरे सर ये तो बड़ा मास है, बिगर मास है, ये पाई r है, ये छोटा मास है r डी थीटा, वो ना देखो तुम कंपेयर करो ऊपर मास, तो इनकी जो वो है जो मास पर यूनिट लेंथ वो हमेशा सेम आएगी, तुम इसका छोटा मास कर दो और उतनी छोटी लेंथ कर दो तो सेम ही तो आएगा ना, इसलिए ये चीज़ इक्वल है। अब यहाँ से एक चीज़ निकल सकती है, देखो r से r कट जाएगा, dm की वैल्यू निकाल लो, dm की वैल्यू आएगी m, अच्छे से देखना m, ठीक है। अब आपकी क्या होगी, ये डी थीटा वहाँ जाएगी m डी थीटा अपॉन पाई, बस यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, काम खत्म। ये समझ में आया ना, dm की वैल्यू m डी थीटा लिखो, यहाँ पर देखो ये इतना आ गया, यहाँ लिखो dm की वैल्यू m डी थीटा, ये सब चीज़ें लिखनी है अपॉन पाई, ठीक। हाँ, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ये चीज़ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, पाई अपॉन कितना 0 लिखा है इतना। अब जी डी एम, जी को ऐसे रखो, देखो जी अपॉन r स्क्वायर बाहर ले लो, क्यों भाई कांस्टेंट चीज़ें, जी अपना है क्या UGC यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाहर लो, इंटीग्रेशन में इनका कोई काम नहीं, आई को बाहर लो ना r स्क्वायर को, ठीक। अब इसके बाद देखो dm की वैल्यू रखो यहाँ पर md, m फिर से है कांस्टेंट, उसको भी बाहर लो, इतनी कांस्टेंट चीज़ें इनको बाहर लेते जो आसानी होगी। ये तो पता है ना, हम इंटीग्रेशन के लेक्चर में बात कर चुके हैं, जो कांस्टेंट चीज़ें होती है वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं होती, बाहर लो, ठीक आ गया। अब बचा क्या हमारे पास डी थीटा और ये, तो साइन थीटा आगे लिखो, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। देखो कुछ नहीं, आराम से अब आंसर आएगा केवल साइन थीटा डी थीटा अपॉन कितना रख दिया यहाँ पर पाई को भी बाहर लो, अरे सब चीज़ें तो बाहर ही आ गई, कुछ नहीं ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है, केवल लिमिट जानते हो साइन थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, सब बताना। कॉस थीटा कौन बोल रहा है, कॉस थीटा नहीं है, माइनस का कॉस थीटा है, ठीक है। बहुत लोगों के मुंह से निकला होगा कॉस थीटा, ऐसा नहीं है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा समझ लो ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन उल्टा है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा, वो डिफ्रेंसिएशन था अपना। तो यहाँ एम जी अपॉन पाई r स्क्वायर ऐसे लिख दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस का कॉस थीटा, माइनस बाहर लो, कॉस थीटा आया 0 से पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, केवल माइनस का m जी पाई r स्क्वायर हुआ इतना, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू पहले डालोगे आप अपर यानी कि पाई, कॉस पाई यानी कि कॉस 180, वैल्यू होती है -1, ठीक है। कॉस 0 की कितनी होती है, कॉस 0 की होती है 1, लेकिन डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है वैल्यू 1, याद रखना 0 -1 नहीं होती, लेकिन माइनस को तो फॉर्मूले में है, तो ये -2 हो गई, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो वैल्यू आई 2, माइनस का 2 आएगी, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 2gm, ठीक। यहाँ तक सब सही चल रहा, 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर, देख लो एक बार फिर से, m g वैसे वहाँ लिख दिया, ठीक है, पाई अपॉन r वैसे वहाँ लिख दिया, ये वैल्यू 2 थी माइनस की 2, ये माइनस वहाँ पे हो गया, ये वैल्यू आई है आपकी, ठीक है। अभी देखो ये आंसर आ गया, इसको पहले तो याद कर लो, है ना। अगर जिसको देखो जो डेराइव कर सकता है उसको याद करने की कभी जरूरत नहीं, लेकिन जो जेई मेंस नीट वाले हैं उनको याद करने में क्या प्रॉब्लम है। देखो जेई मेंस नीट वाले, सीबीएसई वाले तो इसको डेराइव करेंगे, उनको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जेई मेंस नीट वाले इसको याद करें, लर्न करें, ठीक है। अब देखो ये आप तो देख लिया ना आपने, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला, अब इसका राम बाण देखना जो हम इसके बाद देखने वाले हैं। इतना जल्दी से नोट को, मैं हट गया हूँ। अब देखो ये कुछ चीज़ें, पहले तो ये फॉर्मूला था ई जो हमने अभी डिराइव किया, ई इक्वल टू 2gm अपॉन ई ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, भूलना नहीं है, ये आपकी क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ई इक्वल टू 2gm पाई अपॉन r स्क्वायर, है ना, अपॉन पाई r स्क्वायर, ठीक है, इंटू जे। ये क्या क्यों लगाई, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व में उसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाई है, नीचे की तरफ दिखाओगे माइनस जे कर देना, ठीक है। ऐसे दिखाओगे तो आप माइनस वो आई कर देना, ऐसे दिखाओगे तो माइनस प्लस आई कर देना, वो तो आराम की बात है। अब देखो ये जो कल क्वेश्चन हम देने वाले थे नहीं दिया, ये इसमें पाई जो फाई एंगल दिया हुआ है और ये हमको एक दी हुई है स्ट्रिप केबल ना,
इसमें r इसकी रेडियस मास है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है, अब देखो ये हमने नॉर्मल सा प्रूफ किया है, इसी की तरह सेम ये प्रूफ होगा, ठीक है। ये है केवल इसके लिए, सेमी सर्कल के लिए लगने के लिए, या फिर इसको कहते हैं हाफ रिंग के लिए वैलिड है केवल ये, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है जो अभी हमने लिखा है ये सबके लिए वैलिड है। अब ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जो प्रोसेस हमने किया है ना हाफ रिंग में, आप सारा प्रोसेस इसमें करोगे। ये होमवर्क है, जो बच्चे सीरियस है पढ़ाई को लेके वो ये काम करेंगे। क्या करना है, जो प्रोसेस हमने इसमें किया है, आप पीछे देखो, वीडियो की सबसे अच्छी बात होती है कि इसको आप पीछे करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, तिबारा देख सकते हो। हाँ, वो बात दूसरी कि वन वे इंट्रैक्शन होता है, लेकिन आप हमको ऐसा अपने आप को ढालना पड़ता है कि वन वे इंट्रैक्शन में आप अच्छे से कर लो। क्योंकि भाई देखो, ज़्यादातर बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इंटरेक्शन अपना रखना पड़ेगा, और जो डिस्टर्बेंस है, इधर जाना उधर जाना है ना, वो अलग रखना होगा। एक अच्छे कमरे में शांत होकर पढ़ना होगा। तो ये चीज़ जो है सेम इसी तरह होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, GM/r²। देखो वहाँ पर भी r² है, 5/2 sin 5 ये इतना है। अब देखो इसको ये कैसे आएगा, यहाँ 180 वैल्यू रख दो, यही निकालना, यहाँ 180 वैल्यू रख दो, 180 नहीं, यहाँ पाई रख दो, ठीक है। देखो π² ये तो आ गया, हटाओ। अब यहाँ पर आप 180 रखोगे तो कितना आएगा, 180/π 9 sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सेम आ गया आंसर। देखो ये रामबाण है, इसको लिख लो, ये आपका रामबाण है, कहीं भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कहीं भी लग जाएगा। और ये मेन जेईई मेंस वालों के लिए है, समझ रहे हो ना, ये आपके मेन जेईई मेंस। अब देखो ये कोऑर्डिनेट का होता है फॉर्मूला 2GM√2/r², ये पाई, ये याद करोगे, इतने सारे याद करोगे, कोई जरूरत नहीं, बस इसको याद कर लो, GM/r² मल्टीप्लाई 2 sin 5/2। अब देखो ये कैसे होगा, ये GM और इसको हटा दो, आप यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना, ये क्वाड्रेंट है यानी कि एंगल बनता है 90 का एंगल रखो, यहाँ 90 रखा, पाई, ठीक है, चीज़ तो हटाओ। अब यहाँ पर साइन 90/2 यानी 45, कितना आया, 1/√2, तो ये √2 नीचे हुआ। अब यहाँ पर ये आपका 2 था, √2 से कटेगा, ऊपर √2 आएगा, ये इतना सिंपल सा था। अच्छे समझ में आया कि नहीं। लेकिन अब देखो बहुत लोग ने यहाँ चैप्टर पूरा अभी यहाँ तक, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी, सोचा होगा यहाँ पर क्या, ये ग्रेविटेशनल फील्ड आज पढ़ी, बहुत लोग को लगा होगा यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो जिन्होंने रोटेशनल का लेक्चर देखा है वो जानते हैं कि कंप्लीट तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी हमको जानना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्फीयर के अंदर क्या होती है, सिलेंडर के अंदर क्या होती है, ठीक है। हमको देखना है कि मान लो ये रिंग है, रिंग, तो इसके एक्सिस पे क्या होती है, हर चीज़ देखनी है अभी। तो आज ये था ग्रेविटेशनल फील्ड का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हमने क्वेश्चन भी किए, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये आप जान गए आज से ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। कल जानोगे इसकी एप्लीकेशंस क्या है, यहाँ भी एप्लीकेशंस देखी, लेकिन अच्छी एप्लीकेशन, किसी हॉलो स्फीयर का निकालना हो, किसी सॉलिड स्फीयर का निकालना हो, एक्सिस ऑफ रिंग में निकालना हो, पॉइंट में निकालना हो, हर चीज़ हम कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप क्या करोगे, इसके नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है ना, अच्छे से इसको नोट करना है। देखो हटे हुए भी है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना है। अब इसके बाद क्या है, नोट्स बनाओगे जाके, और आप कल लेक्चर्स में आओगे, क्योंकि कल हम बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए क्या करोगे, पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है, हमारे लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और पढ़ते रहोगे, ठीक है। जय हिंद।